हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। हम क्लास 11 फिजिक्स से लगातार वीडियोस करते आ रहे हैं जिसमें हमने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे थे या जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे थे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा, या ऐसे कह सकते हैं आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस। तो प्यारे बच्चों, अभी तक नेचर में जो फोर्स फाउंड किए गए हैं वो भी 4 ही प्रकार के फोर्सेस हैं। वो कौन कौन से, पहले उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड हो जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ हो जाएगा वाल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेनली टॉपिक रहेगा इन चारों फोर्सेस को समझना। क्लियर है बात। तो आइए एक एक करके हम इन फोर्सेस को समझते हैं। तो जो पहला फोर्स है वो क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, न्यूटन्स को आप भली बात ही जानते हो। जैसे न्यूटन्स आपने क्लास 9th में पढ़ा है, अच्छे से रीड करके आए क्लास 9 में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा कि जब भी पूरे यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट, मास ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नियर आएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा जो हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव। मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी ओर को खींचेगा या एक दूसरे की ओर को खींचेगा। उसी फोर्स का नाम क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। तो वो क्या था फॉर्मूला, F=G m1m2/r²। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो फोर्स है इसकी हम बात कर रहे हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 और यूनिट होती है प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बात क्लियर आप सभी को। m1 m2 क्या है, 2 मास बॉडी है, उनके मास। ठीक, r क्या है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन। जैसे कि एक मास बॉडी यहाँ रखी है और एक मास बॉडी यहाँ रखी है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r। क्लियर है ये बात आप सभी को। ठीक, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊँ ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो वो क्या होंगे। मेरे पास ये डस्टर है और मैं जैसे ही इसको फ्री करूँगा तो ये कहाँ जाकर गिरेगा, अर्थ पर। अर्थ पर ही क्यों गिरा, ये ऐसे ऊपर क्यों नहीं आया। इसका कारण ये है कि एक मास बॉडी है, इसके अंदर कुछ मास है, और अर्थ भी क्या है, एक मास बॉडी, उसके अंदर भी क्या है, मास। तो अर्थ का जो मास है वो हैवी है और इसका जो मास है वो क्या है, लाइट। तो हैवी मास वाली बॉडी लाइट मास वाली बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे कि जब किसी पेड़ से या फिर किसी ट्री से कोई फल टूट कर गिरता है तो वो हमेशा नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। उसका रीज़न भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। सन के अराउंड ऑल प्लैनेट्स मूव या रिवोल्यूशन कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिटल्स में। ठीक, वो किसका रीज़न है या किसके कारण कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। सभी प्लैनेट्स के अराउंड अपने अपने ऑर्बिटल्स में सभी सैटेलाइट्स मूव करती हैं, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक, ये बात क्लियर है। ठीक, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस लाइट बॉडी को हम जैसे ही फ्री करते हैं, जहाँ कहाँ जाकर गिरती है बच्चों, पृथ्वी पर या फिर अर्थ पर जाकर गिरती है। तो जब सन के अराउंड ये सन हो गया, ये हो गया हमारा सन के अराउंड ये क्या है, अर्थ। ये अर्थ इसके अराउंड क्या कर रही है, मूव। और आपने अभी बताया सर कि प्रत्येक बॉडी किसी दूसरी बॉडी की अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट। तो मतलब सन को इस अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना चाहिए था। मतलब ये जो सन है वो, ये जो अर्थ है वो कहाँ कर गिर जाती, सन के अंदर, और इसका जो रिवोल्यूशन था, रोटेशनल था, वो क्या हो जाता, बंद। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? पहला रीज़न तो ये है कि जिस प्रकार सन
इस अर्थ पर अपनी ओर को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, उसी प्रकार इस अर्थ के अराउंड भी कुछ सैटेलाइट मूव कर रही हैं जो इसको बांधे रखती हैं, जिस कारण ये जो अर्थ है अपनी जगह से नहीं हिलती और यहीं पर ही मतलब अपने ही ऑर्बिटल में क्या करती रहती है, रिवॉल्यूशन। ये बात क्लियर आप सभी को। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि मेरे पास एक डस्टर है और इसका जो वेट है वो क्या है, लाइट, और नीचे क्या है बच्चों, ये अर्थ, इसका वेट जो है वो क्या है, हैवी। ये क्या है, एक हैवी बॉडी। तो लाइट बॉडी को हैवी बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगा है F1, ये फोर्स सन और अर्थ के बीच लगने वाले फोर्स F2 से कई गुना अधिक है। मतलब ये वाला फोर्स बहुत हैवी है, जिस कारण ये अर्थ इस लाइट बॉडी को अपनी ओर इजिली अट्रैक्ट कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ द F2। मतलब F2 जो है वो क्या है, वेरी वीक फोर्स है, इसलिए सन इस अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता। आई होप कि आपको ये फोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? तो डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल क्या पूछता है कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक आध एग्जाम्पल पूछता है और उनको बताना। तो 4 ही प्रकार के फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड हो जाएगा वीक न्यूक्लियर और फोर्थ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर? तो प्यारे बच्चों बात करते हैं हम किसकी, सेकंड फोर्सेस किसकी, क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज से और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिज्म से। मतलब जब भी दो चार्ज पार्टिकल या फिर जब भी दो मैग्नेट एक दूसरे के नियर आएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होगा, उसी फोर्स को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम बात करें इसकी तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। उसके बाद हम बात करें किसकी, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगर फॉर्मूले की बात करें या फिर मैग्नीट्यूड, ये होता है 1/4πε0 और Q1Q2/r²। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये होता है F = QVV sin थीटा, जो आप 10th में भी पढ़ के आए हो। ठीक, अब यहाँ बात करें तो ये जो क्या है, ये क्या है, एक कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, और ये क्या है, चार्ज कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर बात? तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि ये मेरे पास एक मार्कर पेन है और मैंने इस पर यहाँ लिख दिया, क्या लिखा मैंने, कि लिख दिया ये 11th क्लास लिख दी। ठीक, ये 11th हो गया। अब जो मार्कर से इंक निकली वो बोर्ड पर जाकर क्या हो गई, चिपक गई। तो मैंने कुछ वर्क किया यहाँ इस मार्कर के द्वारा बोर्ड पर। तो यहाँ जो मैंने इस मार्कर के द्वारा बोर्ड पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर मेरी मसल्स में कुछ टेंशन क्रिएट हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो फोर्स होगा वो मस्कुलर फोर्स होगा। मतलब मसल्स के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, मस्कुलर फोर्स। बट ये जो एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, वो किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। क्लियर बात आप सभी को? ठीक, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट दीजिए। तो बच्चों बात करते हैं हम किसकी, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होगा, ये आपने पढ़ा है एटम। ये क्या है, एटम। इसका जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अराउंड अपने अपने ऑर्बिटल्स में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जब इंट्रैक्शन होगा, जब वो आपस में मिलेंगे, इंट्रैक्शन होगा, तो उनके बीच जो फोर्स क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर? उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होगा, देखो ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कम डिस्टेंस है। मतलब 1 मीटर का 10⁻15 पार्ट है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है वेरी लेस, वेरी 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 लेस कह सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स बांधे रखता है,
प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स बांधे रखता है उसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें कि ये जो 4 फोर्सेस में सबसे बड़ा फोर्सेस कौन है और सबसे छोटा कौन सा फोर्स है, तो हम इसको लिखने जा रहे हैं इनके असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा जो फोर्स होगा बच्चे वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फाइनल हो जाएगा क्या वाल को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर। इनका हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और लास्ट में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।